हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की शानदार क्लास। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो ज्योग्राफी पर ले ली हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे आपदाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ और मानव निर्मित आपदाएँ। ये दो प्रकार की आपदाएँ होती हैं, मानव से निर्मित और दूसरे नंबर पर प्राकृतिक आपदाएँ। अब प्राकृतिक आपदाएँ में भू आकृति आपदाएँ और जलवायु वार्षिक आपदाएँ, ये दो प्रकार की होती हैं आपदाएँ, जिसमें भू आकृतिक से रिलेटेड जैसे भूकंप, सुनामी और भूस्खलन और ज्वालामुखी, ये भू से संबंधित होती हैं आपदाएँ। जबकि जलवायु वार्षिक आपदाएँ जो होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और तूफान, बादल जैसी घटनाएँ क्या कहलाती हैं? जलवायु आपदाएँ कहलाती हैं। अब इनको सबको क्या करेंगे? एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सुनामी। देखो क्या है, सुनामी एक भू आकृतिक आपदा है जो भूमि से रिलेटेड है। ये सुनामी ज्वारीय तरंगे और भूकंपीय तरंगे, ज़्यादातर जो सुनामी आती है वो भूकंप तरंगों से आती है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, कहने का अर्थ पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आता है उससे जो तरंगें निकलती हैं, जैसे किससे तरंगें निकलती हैं? अंडर वाटर वॉल्केनिक से, वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी फटने से, या फिर लैंडस्लाइड से, या फिर इसके अदर फैक्ट हो सकते हैं। सुनामी की उत्पत्ति के कारक जान लेते हैं। पहले नंबर पर है भूकंप। ये उत्पत्ति के कारक हैं भूस्खलन, मालवा प्रवाह और ज्वालामुखी उद्गार। हमारा हेडिंग क्या है? ज्वालामुखी, सुनामी। सुनामी भूकंप, भूस्खलन, मालवा प्रवाह और ज्वालामुखी उद्गार से समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली तरंगों के समूह को जो बंदरगाह की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब ये होता किस चीज़ से है? तो ये होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। देखो, प्लेट क्या होती हैं? हमारी धरती के अंदर कई प्रकार की प्लेटें होती हैं, परतें जिसे बोलते हैं। एक में नंबर पर, पहले नंबर पर आती है अभिसारी प्लेट, दूसरे पे आती है अपसारी प्लेट और तीसरे पे आती है संरक्षी प्लेट। ये जो होती है, देखो अपसारी प्लेट ये होती है, ये एक प्रकार की क्या है? एक भूमि का टुकड़ा प्लेट है, एक दूसरी है, ये दोनों आपस में, ये इधर और ये इधर को ये टकराएगी तो सबसे कारी विनाशकारी प्लेट कहलाती है। जबकि अपसारी प्लेट एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत होती है। और जबकि संरक्षी प्लेट क्या होती है? ऊपर नीचे चलती है। एक प्लेट नीचे को आएगी और एक प्लेट क्या होगी? ऊपर को जाएगी। नोट में क्या है? सुनामी का मुख्य जो कारक है वो क्या है? अभिसारी प्लेट है, विनाशकारी प्लेट। पूरी दुनिया में सुनामी का अगर विवरण देखें तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इसमें परसेंटेज की बात करें तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी हैं और सुनामी भी यहीं आती है। ये क्या है? दुनिया का 2/3 यहाँ पे सुनामी आती है। और जबकि हिंद महासागर में तो मात्र कितना है? 30%। और अटलांटिक महासागर में क्या है? सुनामी बहुत कम आती है। देखो, ये क्या है? एशियन प्लेट है एक, और एक ये पैसिफिक प्लेट। ये दोनों आपस में जब टकराती हैं तो एक जो पहला जो हिस्सा होता है, ये भारी वाली जो प्लेट है ये ऊपर की ओर उठ जाती है, और जबकि जो हल्की जो प्लेट होती है वो क्या हो जाती है? वो अंदर को धंस जाती है। तो भारी वाला जो प्लेट की होती है वो ऊपर का उथला हुआ भाग जो क्या कहलाता है, जैसे अपने हिमालय में देख सकते हैं, हिमालय को देख सकते हैं। अब सुनामी के प्रभाव में क्या है? इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं मानव जीवन पर? देखो, सबसे पहले अगर निगेटिव की बात करें तो इससे हानि क्या हो सकती है? तो जान और माल की हानि हो सकती है, यानी कहने का अर्थ इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है सुनामी से, और तटीय क्षेत्रों में पेयजल एवं मृदा दोनों लवड़ियाँ हो सकते हैं। जबकि जैव विविधता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और प्रवाल भित्ति नष्ट हो जाती है, और वहीं पर्यावरण प्रभाव हो जाता है।
मत्स्यन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि मछलियों पर। वहीं महामारी भी फैलती है और तटीय अपरदन भी हो जाता है। जबकि इसकी सकारात्मक की बात करें तो सुनामी से देखो नए बंदरगाहें बन सकते हैं, नए तट प्राप्त हो सकते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे पुरानी खुदाई चलती है तो उसको सुनामी से क्या है, ये दबे हुए अवशेष या फिर जो है वस्तुएं मिल जाने की संभावना होती है। जैसे पुरानी सभ्यता की नई जानकारी मिलती है। जैसे 2004 की सुनामी के समय पल्लव जो कालीन मंदिर है वो उसको समझ में आई थी, मतलब ये जो है दुनिया के सामने आया था। वहीं दूसरी ओर समुद्री खनिजों के बारे में भी पता चलता है, जबकि ओशियन डिपॉजिट के बारे में इसे जानकारी मिलती है। आइए अब समझ लेते हैं लैंडस्लाइडिंग क्या होती है। भूस्खलन। देखो भूस्खलन का मतलब क्या है, जैसे भू का मतलब क्या होती है, भूमि। यदि ऊपर का हिस्सा, पहाड़ का हिस्सा यदि टूट कर नीचे खिसक जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है। यह भी क्या है, एक जियोमॉर्फोलॉजिकल डिजास्टर, मतलब भू आकृतिक आपदा का ही पार्ट है। अब इंडिया के अंदर जो आते हैं ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में, ये वाला जो हिमालय का जो क्षेत्र होता है, और जबकि पश्चिमी क्षेत्र में, क्षेत्र में लगभग कितना, ये 1600 किलोमीटर का जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर, और हिमालय जो श्रेणियाँ होती हैं यहाँ पे, मतलब कहने का अर्थ एक तो पश्चिमी घाट में और दूसरे नंबर पर हिमालय क्षेत्र में, यहाँ पे क्या आ जाता है, भूस्खलन होती है ज़्यादा। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो भूस्खलन चट्टानों का गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे सतह के जो तीव्र खिंचाव होता है उसे लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है। मैंने बताया, यानी कि पहाड़ों पर से ऊपर से चट्टानों का गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे अगर नीचे को आना तीव्र गति से, वो क्या कहलाता है, लैंडस्लाइडिंग कहलाता है। अब इसके प्रभाव के ऊपर बात करें तो सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रभाव हो सकते हैं। नकारात्मक में देख लेते हैं तो देखो जान और धन की हानि होती है, आधारभूत संरचना नष्ट हो जाती है, मृदा का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, और नदियों में क्या आ जाती है, बाढ़, और वनों का विनाश हो जाता है, और जनसंख्या का पलायन होने लगता है, और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। अब इसकी पॉजिटिव की बात करें, सकारात्मक प्रभाव की, इससे क्या हो सकता है, भूस्खलन से क्या लाभ मिल सकता है हमें, तो चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों की जानकारी मिलती है, भूगर्भिक अध्ययन का अवसर प्राप्त होते हैं, चट्टानों पर पड़ने वाले भौतिक प्रभाव और रासायनिक प्रभाव और मानवीय प्रभाव की जानकारी भी मिलती है, जबकि पुरातात्विक जानकारी भी प्राप्त होती है और जीवाश्मों का भी पता चलता है। लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन के कारण दो प्रभाव के हो सकते हैं, देखो प्राकृतिक कारण से और मानव निर्मित कारण से। प्राकृतिक कारण से अधिक वर्षा, चट्टानों का आर्द्र होना, भूकंप का, ज्वालामुखी का फटना, नदी तथा समुद्री लहरों का कटाव और तीव्र ढलान एवं गुरुत्वाकर्षण के सहारे होना। जबकि मानव निर्मित के भूस्खलन के कारण क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास होना, मानव बस्तियों का पर्वतीय क्षेत्रों में विकास होना और निवर्णीकरण होना, और पर्वतीय क्षेत्र में खनन और उत्खनन होना, और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करना मानव निर्मित के कारण है ये। अब हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग के कारण क्या है, ये पढ़ लेते हैं। देखो पहले नंबर पर हिमालय में अत्यधिक ढाल का पाया जाना, हिमालय जो है वो ज़्यादा ही ढालू है। हिमालय का नवीन एवं बलित पर्वत होना, ये हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन एवं बलित पर्वत है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। हिमालय नवीन एवं बलित पर्वत है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का होना, और हिमालय क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास होना और निवनीकरण कारण के हो सकते हैं, और हिमालय में आने वाले भूकंप इसके लैंडस्लाइडिंग के मुख्य कारण है। यदि पश्चिमी घाट में लैंडस्लाइडिंग के कारण पढ़ लेते हैं, पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षा का होना और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तीव्र ढलान होना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि जो भारत का जो नक्शा है, जो पूर्व क्षेत्र होता है उसके प्रति पश्चिम ढाल कम होता है या अधिक होता है, तो क्या है, इधर क्या कहा, पश्चिम में ढाल का अधिक होना है। ठीक, मानव गतिविधियाँ जैसे वस्त्र बनाना, सड़क बनाना, उद्योग बनाना और खनन एवं उत्खनन होना, ये इसके पश्चिमी घाट के क्या है, कारण है। लैंडस्लाइडिंग के प्रभाव को कम करने की उपाय, अब इसको कैसे कम करा जा सकता है।
तो देखो, आपदा के संभावना वाले क्षेत्र का चित्रण करें। वनीकरण एवं वनस्पति या वृक्षारोपण का प्रयोग करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, वन। और वैज्ञानिक विकास को क्या दें, बढ़ावा दें। उस सड़कों के किनारे क्या करें, दीवारें लगाएं। भूमि उपयोग को कानूनी स्वरूप दें। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये लैंडस्लाइडिंग के प्रभाव के कम करने के उपाय हैं। लैंडस्लाइडिंग के संदर्भ में सरकार के क्या प्रयास हैं, आइए देख लेते हैं। देखो, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो 2005 में बना है। 2005 में ही ऐसे ही कई सारे एक्ट बने हैं। दूसरे नंबर पर है NDRF, 2006 में ये स्कीम निकाली है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये बनाया था। जबकि तीसरे नंबर का प्रयास देख लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास का, वैज्ञानिक विकास का या सतत विकास का मॉडल तैयार करें। ये सरकार के प्रयास रहे हैं। भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में नवीनीकरण को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाने चाहिए, ये इनके प्रयास थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला, यानी कि क्या, ज्वालामुखी बालकोनिक लेकर आऊँगा, जो इससे भी बेहतरीन क्लास होगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।